मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि और हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दीदी। तो चलिए, जैसे कि हमेशा हम अपने व्यूअर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो इस बार फिर से कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहूंगी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला लेटर जो है वो है संजय जी का। संजय जी ने अपने लेटर में हमें बताया है कि पिछली गर्मी की छुट्टियों के दौरान करीब 1 महीने तक ये कश्मीर घूम कर आए हैं। वहाँ इतने टाइम रहने के बाद इन्होंने कुछ वक्त शॉपिंग भी की और शॉपिंग के वक्त इन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो इंडिया के सिटीजन तो नहीं हैं, लेकिन यहाँ आकर पूरी तरह से बस चुके हैं, अडॉप्ट हो चुके हैं और एक आराम से रूटीन लाइफ जी रहे हैं। इनका मानना है कि अपने देश के लोगों की मदद इन्हें करनी चाहिए और ऐसे में फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं कि बाहर से आए लोगों की बजाय ये शॉपिंग जो है वो अपने देश के लोगों से ही करें, उन्हीं से सामान खरीदें। लेकिन अब ये पता करना मुश्किल है कि कौन अपने देश का है और कौन है जो बाहर से आया हुआ है। तो ये डिफरेंस कैसे पता किया जा सकता है? ये इनकी सोच बहुत अच्छी है एक तरीके से। मतलब देखिए, नॉर्मली हम लोग जब बाहर घूमने जाते हैं तो हम सरकारी एम्पोरियम से या सरकारी जगहों से हम लोग सामान खरीदते हैं जी। वो एक तरीका होता है अपने देश के लोगों की आर्थिक सहायता करने का, जिसमें कि फ्लॉलेसनेस है। मतलब सरकारी जगहों से अगर आप खरीदते हैं तो सरकार ने ये सारी योजनाएं शुरू ही की है टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए भी, और साथ में वहाँ के जो लोकल्स होते हैं उनके प्रोडक्ट्स को, उनकी क्राफ्ट्समैनशिप को, उनकी कारीगरी को आगे बढ़ाने के लिए भी। जी। लेकिन ये जो एक इन्होंने क्वेश्चन उठाया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि वाकई में हम कैसे हिसाब रख सकते हैं कि कौन लोग हमारे देश के हैं और कौन नहीं है। भारत इतना ज़्यादा बड़ा एक देश है कि यहाँ पे तो नेपाल है और भूटान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। इन जगहों से लोग आके इतना ज़्यादा बस चुके हैं चाइना से कि हम अब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते इस चीज़ में। तो यहाँ निधि मैं बताना चाहूँगी कि ये डिफ्रेंशिएशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार भी इस डिफ्रेंशिएशन को करना ज़रूरी मानती है, क्योंकि जब भी कोई पॉलिसी निर्धारित होती है देश की, जिसमें कि खासकर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, नेशनल लेवल का जो एक्सपेंडिचर है, तो कैसे कोई प्लान करेगा? भाई कोई भी देश जो है वो कोई भी प्लानिंग अपने रेजिडेंट्स के लिए करता है, अपने सिटीजन्स के लिए करता है। और हम ये जानते हैं कि हमारा जो इनकम का सोर्स है वो उस हिसाब से प्लान किया जाता है फ्यूचर में। मतलब कितनी इंडस्ट्रीज़ डलनी है, कितनी एक्सपोर्ट होनी है, कितनी इंपोर्ट होनी है, क्या चीज़ें हैं जो हमें हमारी कमाई करवा सकती हैं राष्ट्रीय लेवल पर। ये चीज़ें डिसाइड करते समय सरकार को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आजकल, ये पता लगाने में कि कौन भारत का नागरिक है और कौन यहाँ का सिर्फ रेजिडेंट है। ओके, यानी जो डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है एक रेसिडेंट होने का और एक सिटीजन होने का। सिटीजनशिप के बारे में तो हम अपने पिछले एपिसोड्स में काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं और काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं, लेकिन ये जो रेसिडेंट्स है ये वर्ड कुछ नया लग रहा है। तो रेसिडेंट्स और सिटीजन्स में डिफरेंस क्या है? रेजिडेंट्स और सिटीजन्स में डिफरेंस है। सिटीजन्स के राइट्स थोड़े से रेजिडेंट्स के राइट्स से अलग होते हैं। आज हम अगर फोकस करें, क्योंकि सिटीजन्स को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, जैसे कि वो अपने लॉज की जब बात आएगी। पर रेजिडेंट्स की अगर हम बात करें, जो कि इन्होंने हाईलाइट की थी संजय जी ने, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति हमारे देश में कई दिनों से रह रहा है, काफ़ी सालों से रह रहे हैं, और जिन लोगों का यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब जिनकी कमाई का जरिया है हमारे देश में, उन्होंने अपनी कमाई के साधन ढूंढ रखे हैं, तो ऐसे लोग रेजिडेंट्स कहलाते हैं। और ये रेजिडेंट्स जो हैं ये बेसिकली अगर अपन लोग ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करें तो 3 कैटेगरीज हम इनके बना सकते हैं। एक तो वो रेजिडेंट्स होते हैं जो परमानेंटली यहाँ रह रहे हैं, वो एक बात हमारी समझ में आती है। एक वो रेजिडेंट्स होते हैं जो किसी दूसरे देश का पासपोर्ट होल्ड करते हैं और हमारे देश में कुछ समय के लिए आते हैं व्यापार करने के लिए, तो उनको भी हम रेजिडेंट्स मान सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भारत का पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं लेकिन बाहर के देशों में गए हुए हैं, या तो कमाने के लिए या किसी और रीजंस के लिए, लेकिन क्योंकि उनके पास भारत का पासपोर्ट है इसलिए अगर वो 1 साल से ज़्यादा बाहर नहीं रहे हैं तो वो हमारे ही रेजिडेंट्स कहलाते हैं।
यानी अगर ब्रॉड वे में देखा जाए तो जो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है वो है अधिकारों का। जो एक नागरिक होता है उसके अधिकार अलग होते हैं, जो एक रेसिडेंट है उसके जो अधिकार हैं वो अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिटीजनशिप के जरिए हम ये जान चुके हैं कि हमारे अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब जब बात चल रही है रेसिडेंट्स की, तो हम उनके अधिकारों के बारे में भी जानना चाहेंगे। ये बहुत निधि मजेदार बात है कि रेजिडेंट्स के पास अधिकार होते हैं, जी बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े पावरफुल अधिकार हैं उनके, जी लेकिन उन्हें मैक्सिमम केसेस में ये बात मालूम नहीं होती है। होता ये है कि जब 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 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को खोला जाए तो हमारे सिटीजन्स के लिए जो लॉज हैं वो काफ़ी वेल डिफाइंड हैं। नागरिक होने के नाते आपके अधिकार काफ़ी बढ़ जाते हैं। जी लेकिन अगर लो लेवल के रेजिडेंट्स को देखा जाए जो कि छोटी मोटी चीज़ें खरीदने बेचने के लिए कुछ महीनों के लिए आते या जाते हैं, तो उनका क्योंकि लिटरेसी लेवल भी बहुत हाई नहीं होता, कई बार उनकी एप्टीट्यूड भी इतना नहीं होता है कि वो पूरी जानकारी उठाएं कि उनके अधिकार क्या है और क्या नहीं है। लेकिन फेडरल लॉज बने हुए हैं जो कि रेजिडेंट्स के अधिकारों को पूरी तरीके से डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके मतलब उनके कोई राइट्स नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि क्योंकि उनकी एबिलिटीज़ 90% केसेस में नहीं होती, इसलिए वो जो है इंसल्टिंग सिचुएशन डे टू डे में फेस करते हैं, क्योंकि वो उनको राइट्स ही नहीं पता है अपने। और यहीं पे बात आती है ना कि आपकी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है। आपके पढ़े लिखे होने का मतलब है कि आपको अपने अधिकारों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होना जरूरी है। अधिकारों की भी और जिम्मेदारियों की भी, दोनों की होनी चाहिए। तो एज ए रेजिडेंट अगर वो हमारे देश में आते हैं या हमारे देश का व्यक्ति कहीं बाहर जाता है, तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप अपनी जगह छोड़ के जब दूसरी जगह जा रहे हैं तो आपको दूसरी जगह के नियम पता होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप पता लगाइए, वरना आप रोजमर्रा की जिंदगी में आपको रोज ही काफी सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, जिसमें कि आपको कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो आप वैसे भी किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं, आप किसी दूसरे के कुछ तो अधिकार छीन ही रहे, तो कहीं ना कहीं तो आपको पिंच करेगी वो चीज़, और उन लोगों को भी पिंच करती है। तो अगर आप अपने अधिकारों से अवेयर होंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ मेरा यही कहना है कि जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं दूसरे देशों में जाने पर, उनमें कुछ फैसिलिटीज़ तो बहुत ही कॉमन है जो आपको मिलती ही मिलती हैं एज अ रेजिडेंट। जैसे रहने की फैसिलिटी है, आपको बोर्डिंग की फैसिलिटी है, या फिर आपको जो ओल्ड एज होम्स होते हैं इनमें आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इसलिए आपको बिल्कुल ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप अगर कहीं जाते हो तो आपको रहने को नहीं मिलेगा। वो आपका पूरा अधिकार है, आप रह सकते हैं। बेसिक चीज़ें तो अवेलेबल हैं। जो छोटी मोटी दवाइयाँ हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी की दवाइयाँ नहीं हैं, वो फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं, वो भी आप ले सकते हैं। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आप इतने ही बजे सोइए या इतने ही बजे उठिए या ये काम मत करिए। ये पर्सनल रूटीन लाइफ कंट्रोल कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो आपका अधिकार है और आपको उसको अवेल करना चाहिए। मेरे ख्याल से जिनके राइट्स डिफाइंड हैं वो लोग अपने राइट्स अगर यूज़ ना करें तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। बिल्कुल सही बात है। वैसे कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखने का, बेसिक फैसिलिटीज़ तो है ही, साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई को लेकर भी कोई अधिकार मिले हुए हैं। रेजिडेंट्स के लिए पढ़ाई लिखाई के अधिकार हैं निधि, मतलब वो अपने बच्चों को स्कूल में डाल सकते हैं। लेकिन बात वही होती है, आप अगर 1 साल से कम टाइम के लिए रह रहे हैं तो आप रेजिडेंट हैं। अगर आप उससे ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे तो फिर आपको जो है आपके लिए नियम बदल जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की फैसिलिटी अवेल करवा सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो छोटे मोटे बिजनेस की फैसिलिटी जरूर अवेलेबल है। बिजनेस की, छोटे मोटे बिजनेस की फैसिलिटी अवेलेबल है। बड़े बिजनेस के लिए जहाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे आप जो है आपको फिर नियमों के तहत जाना पड़ेगा। आपको बेसिक जो फैसिलिटी सबसे बड़ी है ये कि आपको कोई भी फिजिकल और केमिकल टाइप का स्ट्रेस नहीं डाल सकता जी। आप फ्री हैं। आपकी फिजिकल और मेडिकेशन प्रॉपर्टीज़ पे या आपके बॉडी सिम्टम्स के ऊपर कोई
आपको जोर नहीं दे सकता कि आप यही खाइए, यही पीजिए, अभी उठिए, यहाँ मत रहिए। ये फैसिलिटीज आपको एज ए रेजिडेंट अवेलेबल है। जी। और भी अगर देखा जाए तो खैर ये तो एक सिटीजन के भी अधिकार होते हैं और रेसिडेंट के भी अधिकार होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटे डिफरेंस यहाँ पर ज़रूर है। लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम जानना चाहेंगे। हाँ, ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया निधि, क्योंकि जैसे हमारे देश के लोग भी बाहर के देशों में जाते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि वो बहुत सारी दवाइयाँ अपने साथ लेके मूव करते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि दूसरे देशों में उनको मेडिकल ट्रीटमेंट्स प्रॉपरली नहीं मिलते हैं या फिर डॉक्टर्स देखने से मना कर देते हैं। तो यहाँ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि आपकी जो सहूलियतें हैं उनको वेलफेयर फैमिली काउंसिल या रेजिडेंशियल काउंसिल नाम की जो संस्थाएं होती हैं, ये संस्थाएं गवर्न करती हैं। आप इन संस्थाओं को अप्रोच कर सकते हैं और ये लोग आपको पूरी मदद करेंगे। अगर हम भारत देश की बात करें तो 1987 में एक एक्ट आया था जो मेडिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड था। ये एक्ट है नर्सिंग होम एक्ट, और ये एक्ट हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना, चाहे हम सिटीज़न हों या रेजिडेंट हों, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं और नर्सिंग होम में एडमिट्स होते हैं तो कई बार हमें नियम पूरे नहीं पता होने पर हम बहुत सारी अजीब परिस्थितियों से गुजरते हैं। हम खर्चा भी ज़्यादा कर देते हैं, सेटिस्फाइड भी नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को काफ़ी चीटेड भी फील कर सकते हैं। और जो फैसिलिटीज़ हमारा राइट है हम वो भी हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता नहीं होता है। तो इस नियम के तहत मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो रिफॉर्म के लॉज हैं इसके हिसाब से कोई भी आपको फिजिकल और केमिकल स्ट्रेस नहीं दे सकता, ये पहला लॉ है। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। आप अपने अगर ये जो दो काउंसिल्स मैंने बताई हैं, फैमिली काउंसिल और जो वेलफेयर काउंसिल्स हैं, इनमें अगर आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दे देते हैं, मान लीजिए आप बिल्कुल अकेले भी हैं तो आप अपने परिवार के बारे में, अपने जो संबंधी हैं उनके बारे में डिटेल्स दे दीजिए, ताकि कभी अगर मान लीजिए ज़रूरत पड़ती है तो वो आप उन लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ही, अगर आप नहीं चाहते हैं उनसे कांटेक्ट करना तो वो फोर्सफुली किसी को बुला के आपसे कांटेक्ट नहीं करवा सकते जी। ये भी आपका अधिकार है। इसके बाद आपको पूरा अधिकार है कि आप जो है सारे नियम जानें, बल्कि आप उस प्लानिंग में का एक पार्ट बने। मतलब आपका जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो ट्रीटमेंट किस चीज़ का हो रहा है, उस ट्रीटमेंट के तहत आपको क्या क्या करना पड़ेगा, या आपके साथ क्या क्या होगा, या आपके शरीर पे क्या क्या होगा, ये जानने का आपका पूरा अधिकार है जी हाँ। बल्कि आप प्लानिंग में भी एक पार्ट बन सकते हैं कि अगर आप चाहें तो इतने दिन का एक फिक्स डेज का आपका शेड्यूल है तो उसमें आप अपनी राय दे सकते हैं डॉक्टर्स को कि अपने बॉडी के सिम्टम्स बताने का हक रखते हैं। आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, कोई पर्टिकुलर दवाई आपको सूट नहीं करती है, या कोई पर्टिकुलर दवाई आपको ज़्यादा सूट करती है या बेटर है आपके लिए, तो ये जो आपकी पास्ट हिस्ट्री है, ये पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से आपको पूरा अधिकार है कि अपने मेडिकल ट्रीटमेंट की प्लानिंग में आप डॉक्टर्स के साथ बैठ के सहयोग करें। मुझे लगता है ये मार्गदर्शन ज़रूर काम आएगा, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जो है सारी चीज़ें एक डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि आपका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने होंगे, इसमें कितनी फीस लगेगी, हर चीज़ उन लोगों के हाथ में होती है। लेकिन अब हमें ये जानने को मिला है कि कुछ राइट्स हमारे पास भी है, हम भी इन चीज़ों में इंटरफेयर कर सकते हैं, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग हम अपने हिसाब से चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। जी देखिए, डॉक्टर भी आपसे किसी न किसी तरह इन्वेस्टिगेट कर ही लेते हैं कि आपने ये खाया था, वो खाया था, इससे एलर्जी तो नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जो आपके अधिकार हैं अगर वो आपको पता है तो आप उनके साथ बराबरी से बैठ के अपना ट्रीटमेंट प्लान करवा सकते हैं। ये आपका हक है, आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद मान लीजिए आपके कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चल रहा है किसी एक पर्टिकुलर बीमारी का, जो कि काफ़ी लंबा चलना है, तो लंबी चलती बीमारी में अक्सर ऐसा होता है कि नर्सिंग होम्स में आप काफ़ी अनकंफर्टेबल से फील होते हैं, क्योंकि वहाँ के जो केयर टेकर्स होते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ भी जो होता है, डॉक्टर्स भी जो होते हैं, उनके लिए आप एक परिवार का मेंबर हो जाते हैं जी। तो वो आपके लिए, आप उनके लिए पेशेंट जैसे नहीं बचते, और वो जगह भी आपके लिए एक पारिवारिक टाइप की जगह हो जाती है जी। तो कई बार उसके तहत भी आप काफ़ी सारी चीज़ें अवॉइड कर जाते हैं। लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि अगर कभी ऐसी स्थिति आती है, अगर आपकी इच्छा नहीं है, देखिए, क्योंकि कई बार होता है जब हम एडमिट होते हैं लंबे समय के लिए तो हम एक नेग्लिजेंस का शिकार हो जाते हैं।
हाँ ये पेशेंट तो है ही है, रूटीन में आ जाता है, तब आपको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये आपके अधिकारों के तहत आता है कि आप जब चाहें तब सोएं, जब चाहें तब उठें। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो मेडिकेशन किस टाइम पे लेना है, क्या लेना है। कभी कभी आपको रात भर नींद नहीं आती और सुबह के समय नींद आती है, लेकिन क्योंकि 6 बजे आपको नर्स आके उठाएगी इसलिए वो आपको उठा देती है। मैंने देखा है ऐसा कई बार, नर्सिंग होम्स में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जो उनका रूटीन टाइम होता है वो हाँ, उस हिसाब से क्योंकि काम वो करते अपनी ड्यूटीज़ के हिसाब से चलते हैं। हैं। उन्हें इस बात से ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि आपकी नींद टूट चुकी है, क्योंकि उनके हिसाब से वो ड्रग दे देंगे फिर से और आपको नींद आ जाएगी। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आपके पास पूरा अधिकार है, आप पूरी तरीके से अगर आप अपने साथ जो अटेंडेंट हैं उनको ये कह सकते हैं कि ये अगर अभी सोए हैं तो ये जब उठेंगे तब इनके साथ मेडिकेशन किया जाए। अगर वो मेडिकेशन लाइफ सेविंग नहीं है, मतलब आपकी लाइफ को कोई खतरा नहीं है, वो टाइम मैनेज हो सकता है, तो ये आप अपने हक से मैनेज करवा सकते हैं। जी। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कब सोना है, कब जगना है, कब फ्रेश होना है, कब नहाना है, ये सब आप अपने हिसाब से प्लान करवा सकते हैं अगर आपकी बीमारी काफ़ी लॉन्ग टर्म है तो। जी। लेकिन एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सी बात आ जाती है कि आप अपना बिहेवियर ऐसा रखिए कि कम से कम आपकी जो सेवा में लोग लगे हुए हैं उन्हें ये डोमिनेटिंग फैक्टर एक्सपीरियंस ना हो, मतलब उन्हें ऐसा ना लगे कि आप उन्हें गाइड कर रहे हैं। अगर आप उनके साथ मिलके ये प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो भी उतने ही दिल से आपके साथ जुड़े रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। एक और अधिकार जो आपको यूजुअली नर्सिंग होम्स में नहीं मिलता, जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो आपको एक रिकॉर्ड कार्ड मिलता है। वो रिकॉर्ड कार्ड आपका हक है कि आप डे टू डे रिकॉर्ड देखें अपना। किसी को ये हक नहीं है कि वो आपसे छुपाए कि आज उन्होंने आपका ब्लड प्रेशर इतना मेजर किया या आपकी हार्ट बीट्स इतनी रेट पे पाई हैं। ये छुपाने की कोई बात नहीं है, कोई हक नहीं है किसी का भी, तो आप उसके लिए डिमांड कर सकते हैं हमेशा। बिल्कुल, जनरली ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब डिस्चार्ज होने का टाइम आता है एक लंबा सा रिपोर्ट कार्ड होता है हमारे पास, और इन बिटवीन हमें कभी वो बीच में कभी शो नहीं किया आपके टेस्ट होते हैं और टेस्ट के सारे जो रिजल्ट्स हैं वो सारे आके फाइल अप हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चल पाता है कि आपको क्या हुआ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसके तहत हर जगह शक करिए, हर ट्रीटमेंट में शक करिए। शक करना या शक के बीज बोना हमारा इरादा नहीं है इस प्रोग्राम के तहत, लेकिन हम आपको ये अवेयर करवाना चाहते हैं कि अगर आपने कोई टेस्ट करवाया है तो आपको पूरा हक है कि उस टेस्ट का रिजल्ट आपको तुरंत पता चले या जब भी आए तब पता चले। आपको उसके लिए डिस्चार्ज होने तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। ये आप खुद पता लगा सकते हैं। फिर आपको इस बात का भी हक है कि आप जब एडमिट होते हैं तो आपको पूरे राइट्स, अपने रूल्स की एक आपको कॉपी मिल जाए कि भाई जब आप इस जगह पे आए हैं तो यहाँ के नियम क्या हैं और इन नियमों के तहत आपके अधिकार क्या बचते हैं और क्या नहीं बचते हैं। ये अगर आपको लिखित तौर पे शुरू में मिल जाते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान होता है कोऑपरेट करना, और हम भी देख सकते हैं कि हम इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नॉर्मली नहीं दिए जाती ये चीज़ें, और नहीं देने का कारण ये होता है कि कभी कभी तो पेशेंट बहुत ही इमरजेंसी में एडमिट होता है तो फिर ये चीज़ें बड़ी बेईमानी सी हो जाती हैं उस समय, और जब इमरजेंसी होती है तब आपको ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है तो आप इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जब आपको होश आना शुरू होता है, जब आप थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, क्योंकि तब आपको कुछ चीज़ें एज अ टॉर्चर फेस करनी पड़ जाती हैं। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक बीमारी के लिए एक जगह पे एडमिट हुए और अचानक एक दिन आपको आके कहा जाता है कि भाई आपको इस कमरे से इस कमरे में शिफ्ट किया जा रहा है, या फिर आपको इस नर्सिंग होम से दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट किया जा रहा है। जो चेन ऑफ नर्सिंग होम्स होती हैं उनमें म्यूचुअल एडजस्टमेंट चलते हैं। आप पूरे अधिकार से मना कर सकते हैं, यानी एक बार अगर एडमिट हो गए हैं तो ये हमारे ऊपर है कि हम शिफ्ट होना चाहते हैं या नहीं। आप रूम शिफ्ट करें या आप जगह शिफ्ट करें या आप अपना नर्सिंग होम शिफ्ट करें, किसी को अधिकार नहीं है कि बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन में भी आपको 24 घंटे पहले से बता के समझा के अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही वो चेंज कर सकते हैं। इमीडिएटली कोई आपको कहीं भी शिफ्ट नहीं कर सकता है जी।
तो और साथ में आपको कोई इस बात से भी नहीं रोक सकता कि आप अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स की चीज़ें नहीं ला सकते। कई बार ऐसा होता है कि आपसे कहा जाता है आपको अस्पताल के ही कपड़े पहनने हैं, अस्पताल के ही गाउन पहनने हैं, आप नहीं चाहते हैं, आप वहाँ की जो चादरें होती हैं, जो कंबल होते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप अपना लाके यूज़ कर सकते हैं जी। उसमें आपको किसी को अधिकार नहीं है आपको रोकने का। बिल्कुल। और अगर आप जब घर जाना चाहते हैं तो घर जाने के लिए भी से रोकने के लिए भी आपको किसी को अधिकार नहीं है। आप जब जाना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकेशन के बीच में हो चाहे वो एंड में हो, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है घर जाना तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। जी। तो ये थे मेडिकल रिस्ट्रिक्शंस जिनकी हम बात कर रहे थे कि अक्सर सिटीजनशिप में हमें ज़्यादा अधिकार मिलते हैं और एक रेसिडेंट को कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक लंबी चौड़ी लिस्ट देखी है कि रेसिडेंट को भी काफ़ी सारे राइट्स मिले हुए हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो एक थोड़ी सी अवेयरनेस की, जिससे अगर अवेयरनेस रहेगी निधि तो वो किसी भी हालत में उनको मतलब किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं झेलना पड़ेगा, काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, आप दूसरे देशों में जाते हैं तो आपको बड़ा बुरा सा लगता है, आपको एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है ये कह के कि ये तो यहाँ का सिटीजन नहीं है, बाहरी है। तो आप अगर अपने अधिकारों से वाकिफ रहेंगे तो आपको वो उस स्थिति से नहीं गुजरना है। जी। तो बिल्कुल एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आप चाहे रेसिडेंट हो चाहे सिटीजन हो, अपने अधिकारों की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और लेटर की तरफ। ये भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। ये लेटर हमें लिखा है दीपिका जी ने। इनकी फैमिली में इनके बेटे हैं, बहू है और एक पोता भी है। हमेशा से वैसे ये लोग इंडिया में ही रहे हैं। इनके बेटे का जन्म इंडिया में हुआ, पढ़ाई लिखाई इनफैक्ट शादी भी इंडिया में हुई और इनके पोते का जन्म भी इंडिया में ही हुआ है। लेकिन अपने जॉब के चलते इनके बहू बेटे को अब्रॉड में शिफ्ट होना पड़ा और तकरीबन 10 साल तक ये वहाँ पर रहे हैं। 10 साल का वक्त काफ़ी लंबा होता है और अब ये चाहती हैं कि इनके पोते की पढ़ाई इंडिया में ही हो, वापस इंडिया बुलाना चाहती हैं। अब चूंकि पढ़ाई लिखाई और एडमिशन को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है इन्हें कि इंडिया में अगर एडमिशन दिलाना है तो जो इनका पोता है वो इंडियन सिटीजन की कैटेगरी में आएगा या एनआरआई की कैटेगरी में, क्योंकि 10 साल की बात है। तो अब ये कंफ्यूज है इसे लेकर। ये एक कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों में आजकल हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर माइग्रेट हो चुके हैं। एक दौर चला था जब हर कोई चाहता था कि हम बाहर चले जाएं बिना ये रियलाइज़ किए कि इसका हमारे आगे की जनरेशन्स पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि कई लोग जो बाहर गए भी हैं निधि, वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे इंडियंस ही बने रहें। वो खुद भले ही कमाने के लिए बाहर गए और यही स्थिति शायद इनकी भी है। तो मैं बता दूं कि जो रेजिडेंट है या एनआरआई है या पीआई है, एनआरआई है कि नहीं है ये डिसाइड कैसे होता है जी। ये कोई भी व्यक्ति एनआरआई है या नहीं है ये इसके टैक्स स्ट्रक्चर से डिसाइड होता है। एनआरआई का जो टैक्स फ्रेम है वो दूसरा है और रेजिडेंट्स का जो टैक्स फ्रेम है वो दूसरा है। ओके। तो यहाँ मैं कोट करना चाहूँगी कि हमारे जो 1961 में एक इनकम टैक्स एक्ट आया था उसमें सेक्शन 6 के तहत जो रेजिडेंट के टैक्स रेट्स हैं वो और एनआरआई के टैक्स रेट्स को अलग अलग कर दिया गया था जी। क्योंकि एनआरआईज की कमाई का रेट भी अलग होता है, इसलिए उनके लिए डिफरेंट रूल्स बनाए गए थे और यहीं पे हम डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि कोई एनआरआई है या रेजिडेंट है। इस एक्ट में व्यक्ति को भारत में कम से कम 365 में से 182 दिन रहना होगा। अगर वो 182 दिन मिनिमम रहता है कंटिन्यूएशन में तो वो यहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा। अगर वो नहीं रहता है तो वो फिर एनआरआई हो जाता है। अगर वो एनआरआई हो जाता है तो कई ऐसा उसको लगातार कम से कम 4 साल करना है। अगर वो एनआरआई हो चुका है तो फिर उसको एनआरआई एक्ट के तहत टैक्स पे करना होगा। लेकिन जहाँ तक एडमिशन की बात है, स्कूल एडमिशन की बात है, चाहे वो रेजिडेंट हो या एनआरआई हो, उसको पूरा हक है कि वो अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिशन दिला सके। जी। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, किसी भी कोर्स में मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है जिसके तहत वो एडमिशन नहीं दिला सकती। तो जो इनकी चिंता है वो चिंता मेरे ख्याल से अब दूर हो जानी चाहिए। जी हाँ।
तो दीपिका जी, हमें लगता है कि आपकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है और अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप आसानी से यहाँ पर अपने पोते को एडमिशन दिलवा सकती बिल्कुल, हैं। हाँ। लेकिन एक चीज जो अभी अभी आपने एक टर्म यूज की, पीआईओ, रेसिडेंट और एनआरआई का डिफरेंस तो हम समझ गए, अब एनआरआई और पीआईओ में क्या डिफरेंस है? देखिए, एनआरआई में मैंने जैसे कहा कि उन्हें 4 साल तक लगातार, कम से कम मतलब लगातार उन्हें आधे साल यहाँ रहना होता है ना। अगर आप नहीं रहते हो तो आप नॉन रेजिडेंट कहलाते हो, एनआरआई कहलाते हो। पीआईओ एक ऐसा कार्ड है जो कि कहना चाहिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ का जो फुल फॉर्म है, ये एक आइडेंटिफिकेशन है जो हमारे फॉरेन डिपार्टमेंट से मिल जाता है। वो हर उस व्यक्ति को मिलता है जो किसी इंडियन भारतीय मतलब भारतीय ओरिजिन का है और किसी दूसरे देश का पासपोर्ट होल्ड करता है। तो कई बार होता है ना, लोग जाते हैं काम करने के लिए और उनको फिर उस देश का पासपोर्ट लेना पड़ जाता है। तो उस केस में जब वो भारत आते हैं, अगर उन्हें बिना वीज़ा के भारत आना है कंफर्टेबली, तो वो उन्हें एक पीआईओ कार्ड इशू कराना पड़ता है। ये पीआईओ कार्ड जो है ये बेसिकली आपको बिना वीज़ा के देश में आने की परमिशन दे देता है, आपको आइडेंटिफाई करवाता है कि आप भारत के ओरिजिन के हैं, भारतीय ओरिजिन के हैं। लेकिन इसमें भारतीय के अलावा अगर आप अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना या फिर श्रीलंका या पाकिस्तान में के रेजिडेंट कभी रहे हैं तो आपको ये कार्ड नहीं मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये 15 सितंबर 2002 में एक एक्ट आया था, उस समय से ये लागू हुआ है और इसके तहत जब तक आपकी पीआईओ कार्ड की वैलिडिटी है तब तक आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। वैलिडिटी अगर समाप्त हो गई तो फिर आपको वीज़ा लेके ही देश में आना होगा या फिर उसे रिन्यू करना होगा। जी। पीआईओज़ को जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर वो हमारे देश में आते हैं और 6 महीने से ज़्यादा समय बिताते हैं, जैसे हमने कहा ही था ना 182 डेज आउट ऑफ 365, तो अगर उससे ज़्यादा का वो समय बिताते हैं तो फिर उनको री रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को। यानी वो लिमिटेड टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। बाकी उनको फैसिलिटीज़ के मैटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर्टी वो परचेज़ कर सकते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि उन्हें यहाँ की करेंसी में ख़रीदनी होगी और बैंक के थ्रू, प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में एग्रीकल्चरल लैंड नहीं आएगा और प्लांटेशन वाली जगह नहीं आएंगी। इसके सिवा अगर वो चाहें तो कोई भी मूवेबल, इमूवेबल टाइप की प्रॉपर्टी वो खरीद सकते हैं। तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने जाना कि एक रेसिडेंट होने में और एक सिटीजन होने में क्या क्या डिफरेंस है। लेकिन अगर आप रेसिडेंट भी है तो भी आपको कई सारे अधिकार मिले हुए हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कोई भी फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है margdarshik.city@gmail.com। अपनी बातें हमसे जरूर शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।